नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप टीचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम एचपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था नॉन मेडिकल का 23 जून को, उसमें मैथ का जो सेक्शन होगा उसको एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे, क्या उनका लेवल था, कैसा उनका सोल्यूशन है। तो जो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनको मैं एक एक करके सॉल्व भी करूंगा और साथ साथ आपको मैं उसका लेवल भी बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आपको उसके शॉर्टकट्स भी बताऊं कि किस तरीके से ऑल्टरनेट मेथड्स के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो नेक्स्ट ईयर एचपी टेट का पेपर देने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जिन्होंने इस बार एचपी टेट का पेपर दिया है वो अपने आंसर्स को एक बार मैच कर लेना कि कितने आपके सही और कितने गलत है, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। तो किस तरीके के सवाल थे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था। यूजुअली बच्चे पूछते हैं कि एग्ज़ाम मुश्किल था या आसान था। तो सबसे पहले तो किसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो अगर तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि इस बार जो मैथ का सेक्शन है, मैं सिर्फ मैथ की बात करूँगा, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 90 तक के थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं ये कहूँगा कि डिफ़िकल्टी लेवल 10% इंक्रीज़ हुआ है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10% का डिफरेंस है, और हो सकता है कि ये 10% का डिफरेंस भी कुछ स्टूडेंट्स को ना लग रहा हो अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो। बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बिल्कुल फाउंडेशनल था, यानी कि जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो सारे सवाल आपने पूरे करे होंगे, 30 के 30 क्वेश्चंस आपके लिए आसान रहे होंगे। अगर कंसेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कुछ सवाल हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हिमाचल में टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा टीजीटी का कमीशन का बैच चलता है, मेडिकल का भी, नॉन मेडिकल का भी, इसके अलावा आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी। हाँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर गिवन है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। हम टीजीटी के साथ साथ पीजीटी की तैयारी भी करवाते हैं और जेबीटी कमीशन की तैयारी भी करवाते हैं। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट civilstephimalchal.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपको बोला गया था द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस a, b प्लस सी, b, c प्लस a एंड c, a प्लस b। तो इस तरीके से हमारे पास 3 वर्टिसेस थे, और अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाता हूं तो एक वर्टिस हमारा हो जाएगा a, b प्लस सी, एक रहेगा हमारे पास b, c प्लस a, ठीक है, और तीसरा रहेगा जी हमारे पास c, a प्लस बी। आपको पूछा गया था कि बताइए इसका एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें तो एरिया का फॉर्मूला होता है जी x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 डिवाइड बाय 2। ये रहता है जी हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हो, अब x, y और z क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसको x1 मानता हूं, ये रहता है हमारे पास x1 y1, ठीक है, इसको हम कहेंगे x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ठीक है। तो सी x3 की वैल्यू c है, y3 की वैल्यू a प्लस बी है, उसी तरीके से y2 की वैल्यू c प्लस a है। तो अगर यहाँ पे मैं इन सबको पुट करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, अब मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा इसको, आप इसमें एक बार वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ऊपर वो रहेगा जी 0। तो 0/2 क्या होता है हमारे पास, 0 ही होता है, ठीक है। सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज में देखोगे तो यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC और यहाँ पे भी ABC ही है, तीनों जगह ABC है। तो जब हम माइनस करेंगे इनको, यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये जो ये देखो ये y3 है यहाँ पे, ये माइनस का y3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। y2 की बात करें, y2 यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y1 जो है ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अगर ये 0 बन रहा है तो ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो 0/2 क्या रहेगा हमारे पास, 0 ही आएगा, ठीक है। 0/2 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इस सवाल का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। पहला सवाल आपको समझ आया ना। अब यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले से, या फिर दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है, क्या वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट करोगे तब भी 0 ही आएगा।
वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तब भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 0 ही बनने वाला है। आप एक बार करके जरूर देखना, वैसे आपने करा होगा, अगर नहीं करा तो करके जरूर देखना इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो जी, ये भी बिल्कुल बेसिक के ऊपर पूछा गया था। हम इसको दो तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला तरीका हम करेंगे वैल्यूज पुट। वैल्यूज कैसे पुट होती है इसको समझना। अगर मैं थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट कर लूं, अगर आप थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, साइन 90, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारे पास 1 होता है। और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोस 0। यहाँ पे क्या बनेगा, कोस 0। तो साइन 90 भी 1 होता है, कोस 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, समझ आ गया सभी को। दूसरा तरीका इसका क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे साइन, आपको मैं पूछूं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे कि ये कोस थीटा के बराबर होता है, यस और नो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना, 45 प्लस थीटा, तो ये भी कितना बनेगा जी, ये बनेगा हमारे पास, ये 45 हो जाएगा, 45 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा कोस 45 माइनस थीटा के बराबर। तो मैं साइन 45 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं, कोस 45 माइनस थीटा। तो इसकी जगह पे अगर मैं कोस 45 माइनस थीटा लिखता हूं तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा तरीका यह है करने का, ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास ये हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखो, ये जो सवाल था ये आप कह सकते हो कि एवरेज का क्वेश्चन है, या फिर जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने की बात हो रखी है। आपको बोला गया है 5 से लेके 50 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका सम बताओ कितना होगा, उन सबका सम पूछा गया है आपसे कितना होगा। तो भाई देखो, जो हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका सम कैसे निकलता है हमारे पास, उसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 होता है। लेकिन ये जो सीरीज है ये 5 से शुरू हुई है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू 50। मैं ऐसा करूंगा कि इस पूरे का सम निकाल लेता हूं, तो उसमें से मैं इनको माइनस कर दूंगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 10 मैं क्या कर दूंगा बाद में माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 5 से लेके 50 तक का सम बन जाएगा, यही होगा ना। तो क्योंकि फर्स्ट n नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50, n प्लस वन कितना होता है जी, मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन डिवाइड बाय 2, तो ये 25 से कैंसिल होगा, ये बनेगा 1275। लेकिन 1275 हमारा आंसर नहीं होगा, 1275 ऑप्शन में भी है लेकिन ये गलत है, ये आंसर नहीं है। हमने 5 से शुरू करना है, तो पहले ये वाले नंबर जो है मुझे माइनस करने पड़ेंगे 1275 में से। तो मैं 1275 में से क्या माइनस कर दूंगा यहाँ पे, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। तो जो उत्तर मेरा आएगा वो क्या आएगा, 1265। उत्तर क्या आएगा, 1265। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक क्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से क्लॉक है, ठीक है, और मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 65 टू 640। अब 65 कैसे होता है बच्चे, इस तरीके से 65 होगा, यहां कहीं होगी, है ना। तो 65 से लेके 640 तक, 640 यहां पे होगा, है ना, सॉरी 640 जो है वो यहां पे होगा, यहां कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 65 से लेके 640 तक बताइए, ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया पूछा गया आपसे, ये वाला एरिया जो है वो कितना रहा होगा, ये वाला एरिया पूछा गया है, और ये 5 सेंटीमीटर का हमारे पास मिनट हैंड है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो सवाल है ये हमारे पास मेंसुरेशन का सवाल था, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो जो रेडियस यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मिनट हैंड की लेंथ जो कि 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कितना एरिया इसने कवर करा है, ध्यान से देखिएगा, 6:05 से लेके 6:40 तक 35 मिनट कवर करा है इसने। ठीक है, तो 35 मिनट कवर हुए हैं टोटल 60 मिनट्स में से। 35 मिनट कवर हुए हैं आउट ऑफ 60 मिनट्स, क्योंकि एक बार पूरा राउंड लगेगा जो 360 डिग्री होगा वो पूरा का पूरा 60 मिनट के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इसको 60 मिनट लिखूंगा और ऊपर थीटा की वैल्यू 35 मिनट लिख दूंगा कि 35 मिनट कवर हुआ है यहाँ पे। तो ये आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 5 आर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर होगा। अब ऑप्शन देखो, सोल्व करने के बाद ऑप्शन मैच कर लेना कि क्या आंसर रहेगा। एक बार चलो मैं करके देख लेता हूँ। ये 5 से कैंसिल होगा और ये 12 से कैंसिल होगा और ये 6 और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। यही हो रहा है ना? हाँ जी, यही चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये देखो 7 इंटू 5 होगा कैंसिल, उसके बाद 12 इंटू 5 60 हो जाएगा कैंसिल, और ये 6 से कैंसिल। तो 25 गुना 11 होता है 275, 275 बटे 6 कितना होगा, 6 गुना 4 होता है जी 24, 3 बचा, फिर 6 गुना 5 होता है जी 30, फिर 5 बचा और डिवाइड बाय 6। ये आएगा हमारा आंसर 45 5/6। तो 45 5/6 पहली ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सवाल क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं। आपको बोला गया है कि सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडे। बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं कोई एक नॉन लीप ईयर पकड़ूं, जैसे 2025 अगला साल या पिछला साल 2023, अगर मैं नॉन लीप ईयर देखता हूं तो उसमें बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज आ जाएं। ठीक है, तो देखने को लग रहा है कि यार बड़ा मुश्किल सा सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। समझिए एक बात, ये जो 365 डेज होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास 52 वीक्स प्लस 1 डे। ठीक है, 52 वीक्स प्लस 1 डे, मतलब किसी भी हालत में कोई भी साल अगर आप पकड़ोगे तो 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूसडेज अप टू 52 सैटरडेज, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। 52 तो होते ही होते हैं, चाहे संडे से लेके सैटरडे तक बात कर लो। ठीक है जी, आपको बोला गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज आ जाएं। मतलब प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये पूछा गया है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एक दिन बचा है, ये एक दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। ये एक दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। ठीक है, तभी होंगे ना 53 संडे। अब मैं अगर इस दिन की बात करूं तो इस दिन क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो सकता है। तो मेरे पास टोटल केसेस कितने, 7। टोटल केसेस कितने, 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ संडे चाहिए, मुझे एक केस चाहिए। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, 1/7 रहेगी। उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/7 रहेगी। अगर यही सवाल लीप ईयर का होता, अगर यही सवाल होता हमारे पास लीप ईयर का, तो यहां पे फिर 2 डेज आ जाने थे। ठीक है, फिर यहाँ पे 366 डेज हो जाने थे। लेकिन ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा यहाँ पे, 1/7। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तो फिर कितना आंसर आना था। ठीक है, अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तो फिर सवाल का क्या उत्तर होना था, कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अब ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। अभी तक जो क्वेश्चंस थे अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक थे, मतलब इतने मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी थे, मॉडरेट से सवाल थे। लेकिन अब कुछ सवाल आएंगे जो बिल्कुल इजी हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन है 133 - 19 × 2 + 15। तो यहाँ पे लगेगा बोर्ड मास कि पहले करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 38। तो 133 में से 38 माइनस करेंगे तो 95 आएगा। ठीक है, और 95 + 15 कर देंगे तो कितना आएगा, 110। ठीक है, प्लस माइनस आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। या फिर आप -38 + 15 करोगे तो वो भी क्या बनेगा हमारे पास, 23 आई थिंक 33 बन जाएगा, है ना, 23 बन जाएगा। तो पर वो माइनस का 23 होगा, 23 यहाँ पे माइनस करोगे तो 110 आएगा। आंसर फिर भी आपका वही रहने वाला है, क्योंकि देखो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, होगा ये भी नहीं, माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि ये 133 प्लस में है। तो माइनस वाले दोनों खत्म, 243 किसी हालत में नहीं होगा, तो 110 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो जी। अगला सवाल ये ना थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है।
अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया होगा। मुझे लगता है इसको करने के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं और सारे एंगल बराबर हों। ठीक है, जिसकी सारे एंगल बराबर हों और सारी भुजाएं, सारी साइड्स भी बराबर हों। और एंगल, इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर होंगे तो एक्सटीरियर एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, है ना। इंटीरियर एंगल अगर बराबर होंगे तो एक्सटीरियर भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल सारे बराबर हैं तो एक्सटीरियर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो आपको बोला गया है कि रेगुलर पॉलीगॉन में इनमें से कौन सा मेजर जो है वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। तो भाई देखो जी, एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको क्लासेस में भी करवाया था। अगर आपने एचपी टेट का मेरे साथ करा हुआ है तो आपको पता होगा कि भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो कैसे होंगी? 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो n मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इधर मल्टीप्लाई होगा EA, और ये किसके बराबर है जी? 360 के बराबर है। उसी प्रकार से अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमारे पास? 360 डिवाइड बाय n। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा जी? 360 डिवाइड बाय n। अब n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है जी? नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी भुजाएं हैं हमारे पास। ठीक है, और जो भुजाएं होती हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगी। कितनी हो सकती है भाई? अगर मैं किसी एक पॉलीगॉन की बात करूं, उसकी 3 साइड्स हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं। 3/2 नहीं होगी, 4/5 नहीं होगी। मतलब हमेशा ही ये क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं 360 को किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करता हूं और मेरा एक्सटीरियर एंगल अगर निकलता है तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा ही 360 से डिवाइड होगा। वो हमेशा ही 360 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि पूरे पूरे नंबर से डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 360 से डिवाइड नहीं होता? वो नहीं होगा यहाँ पे, कैन नेवर बी। जैसे अगर 36 से डिवाइड करेंगे, 36 यहाँ पे हो सकता है ना। अगर मान लो नंबर ऑफ साइड्स 10 हो तो 360 बाय 10 करेंगे तो एंगल 36 डिग्री हो सकता है। तो ये आंसर नहीं है। समझ गए ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 हो तो 360 डिवाइड बाय 8 45 भी हो सकता है, तो ये भी नहीं है। अगर मान लो नंबर ऑफ साइड्स 12 हो हमारे पास तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो कितना आएगा? एक्सटीरियर एंगल 30, तो 30 भी नहीं हो सकता, है ना। 30 भी हो सकता है तो आंसर नहीं होगा। 22 कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 360 से अगर आप 22 का कोई देखोगे रिलेशन तो 22 का कोई भी मल्टीपल 360 नहीं है। 360 उसके टेबल में आता ही नहीं है। तो इसलिए 360 क्या रहेगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात को जी? इस तरीके से करने होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है ना, कुछ कॉमन सेंस का यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप निकाल सकते हो, कि अगर कैन नेवर भी है तो निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो हम तो वो पॉलीगॉन बता ही नहीं सकते हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल देखो कितना अच्छा फ्रेम किया गया है। आपको बोला गया है दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 एंड इट्स रेडियस इज y माइनस 3। उसका रेडियस कितना? y माइनस 3 है। तो आपको बोला गया है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। बताओ हाइट कितनी होगी सिलेंडर की। ठीक है, अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो वो क्या होता है जी? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। तो भाई देखो जी, 2 पाई तो उसने एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो किसके बराबर है? वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 के। ठीक है, और उसमें से भी अगर हम बात करें रेडियस की तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? y माइनस 3 है। तो मुझे निकालनी है बस किसकी वैल्यू? h की वैल्यू। मुझे निकालनी है h की वैल्यू। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप चाहो तो यहाँ पे y माइनस 3 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे? 2 रूट निकालेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, इसको -3 और -4 लिख सकते हैं। -3y माइनस 4y इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 y कॉमन आएगा तो क्या निकलेगा जी? y माइनस 3। और यहाँ पे 4 कॉमन आएगा तो क्या निकलेगा? y माइनस 3। तो ये बन जाएगा y माइनस 4
मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3। तो y माइनस 3 आपको गिवन है r की वैल्यू, तो h कितना होगा हमारे पास, y माइनस 4 होगा। y माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर आप y माइनस 3 से इस पूरे को डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तब भी हमारा जो उत्तर होगा वो यही आने वाला है। तो y माइनस 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी बैठेगा और ये हमारे सवाल का बहुत सही उत्तर होने बहुत ही सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो सवाल को कैसे फ्रेम किया गया है। इसमें आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का, और आपको क्वाड्रेटिक को सोल्व करना भी आना चाहिए, या फिर आपको क्वाड्रेटिक को डिवाइड करना आना चाहिए। आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो ये आसान तरीका था तो ये मैंने आसानी से कर लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनवर्स का केस है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन है सिंपली और कुछ भी नहीं है। तो 7 इनवर्स माइनस 8 इनवर्स और पूरा इनवर्स माइनस 3 इनवर्स माइनस 4 इनवर्स और ब्रैकेट में फिर इनवर्स है। आपको बोला गया इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कैसे करेंगे, देखो 7 इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/7 और 8 इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ 1/8। एलसीएम आएगा 56 और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 1, तो कितना आएगा 1/56। तो ये 1/56 का भी आगे क्या है, इनवर्स है। ये देखो इनवर्स चला हुआ है, तो 1/56 का इनवर्स क्या होता है 56 होता है जी। ठीक है, माइनस का मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद 3 इनवर्स होता है जी 1/3, 4 इनवर्स होता है 1/4, इनको करेंगे माइनस। 12 आएगा हमारा एलसीएम, यहाँ पे 4 माइनस 1 होगा तो कितना होगा, 4 माइनस 3 होगा तो कितना होगा 1/12, और ये 1/12 का भी क्या है ऊपर इनवर्स है। तो 1/12 का इनवर्स क्या होता है 12 होता है। तो भाई 56 माइनस 12 क्या होगा 44। प्रॉपर सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 44 इस सवाल का क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर रहेगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 7/3 ऑफ टोटल ऑफ 350 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक ये 3/7 था कैलकुलेशन में, सॉरी थोड़ा सा इसका मिस्टेक है, ये 3/7 था। 3/7 of total of 350 of students of a school are girls and 2/5 of girls play cricket. 2/5 गर्ल्स क्या करती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। So how many girls do not play cricket? बताओ कितनी लड़कियां नहीं खेलती होंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे इसका प्रश्न का हम आंसर, कि पहली बात तो गर्ल्स कितनी है 3/7 है 350 का, तो गर्ल्स तो आ गई जी हमारे पास 150, 150 लड़कियां हैं। अब इनमें से 2/5 लड़कियां जो है वो क्रिकेट खेलती हैं, इसका 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। तो इसका अगर मैं 2/5 देखता हूं तो कितना आएगा 60। तो 150 में से 60 गर्ल्स जो हैं वो क्रिकेट खेलती हैं। आपको बोला गया है कितनी नहीं खेलती, तो कितनी नहीं खेलती हैं माइनस कर लो, 150 में से 60 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा जी 90 होगा। ठीक है जी, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, ये है रिमाइंड उसका डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, और 11 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था 9 का और 11 का, कि अगर ये तो आपने करना ही करना है। अब आप कहोगे कि 11 का तो है ही नहीं, ये तो 22 है, तो भाई नहीं, ये 11 का ही है। कैसे है अभी बताता हूँ। कह रहा है कि ये नंबर जो है ये 22 से डिवाइड होता है, तो बताओ स्टार की जगह पे क्या आएगा, एस्ट्रिक की जगह पे क्या आएगा। तो मुझे एक चीज देखो जी, 7 2 5 4, उसके बाद स्टार ऐसे बना देता हूँ मैं, ठीक है इस तरीके से, और 9 8। अब ये नंबर अगर 22 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर देखो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। एम आई राइट? कोई नंबर अगर 22 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर है। यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाता है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड कब होगा, कब होगा डिवाइड 11 से। स्टार की जगह पे मैं क्या लिखूं, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ऑल्टरनेट नंबर्स को जोड़ दो, ऐसे ऑल्टरनेट नंबर्स को जोड़ दो। तो चलो जोड़ते हैं। यहाँ पे 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो 20 प्लस एस्ट्रिक, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे 2 और 4 6, 6 6 और 9 कितना होता है 15। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या 11। अब देखो 0 तो होने से रहा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। 11 कर सकते हैं। 11 कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी जगह पे 6 पुट कर दूं तो 26 माइनस 15 कितना होगा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब एस्ट्रिक की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या रहेगा हमारे पास 6 रहेगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आपको बोला गया एडिक्टिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है, ये तो चलो इजी था कि -3 का एडिक्टिव इनवर्स क्या होगा, +3 होगा, +3 का क्या होगा, -3 होगा, सिंपल सी बात है ना। तो नेगेटिव कोई भी इंटीजर होगा उसका एडिक्टिव इनवर्स क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, बस नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। अगला सवाल देखो जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इसके लिए थोड़ा सा आप चाहो तो डायग्राम का यूज भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस। एक वायर है उसको हमने कट कर दिया जी अलग अलग पीसेस में, पता नहीं कितने, अभी डोंट नो, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है कि ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज बेंट इनटू अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे बना दिया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर है एक साइड, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि द टोटल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं एक स्क्वायर की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा जी, साइड का स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको बोला गया है कि जो टोटल एरियाज निकले, मैंने मल्टीपल बनाए होंगे ना ऐसे, तो जो टोटल एरिया निकल के आया है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा 28 कब होगा, जब मैं 7 स्क्वायर बनाऊंगा ऐसे, 7 इंटू 4 28 होगा ना। तो ऐसे टोटल कितने बने हैं जी, 7 स्क्वायर हमारे पास बने हैं। आपको बोला गया है कि बताइए लेंथ कितनी रही होगी इस वायर की तार की लेंथ पूछी गई है कितनी है। अब देखो जी, टोटल 7 हमारे स्क्वायर बने, 7 वर्ग बने हैं। एक वर्ग को बनाने के लिए कितनी लंबी आपको वायर चाहिए होगी, 2 सेंटीमीटर एक साइड, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 8 सेंटीमीटर चाहिए होगा एक के लिए। और मैंने टोटल 7 स्क्वायर बनाए हैं, तो मेरे पास जो लेंथ रही होगी वायर की वो रही होगी 56 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ रही होगी, 56 सेंटीमीटर। समझ गए ना बात को, देखो सवाल अच्छा था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक मैगजीन है जो 300 रुपए लेता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को एडवर्टाइज करने का। क्या हमने क्या करना है, एक मैगजीन में एडवर्टीजमेंट देनी है, तो वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 300 रुपए चार्ज करता है, 300 रुपए पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर अ हाफ पेज एडवर्टीजमेंट। एक कंपनी कहती है कि हम आधे पेज की एडवर्टीजमेंट देंगे, ये मान लो आधा पेज है, ये पूरा पेज है, हमने आधे पेज की यहाँ पे ऐड देनी है, ठीक है। और पूरा पेज कितना है हमारे पास, 15/24 का है, ठीक है। तो आधे पेज की एडवर्टीजमेंट हमको देनी है, तो बताओ कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा। देखो अब अगर मैं बात करूं कि पूरा एरिया कितना है पूरे पेज का, तो 24 इंटू 15 करेंगे तो 360 होगा, है ना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन मुझे पूरे पेज पे नहीं एडवर्टीजमेंट देनी है, मुझे आधे पे देनी है, मतलब मुझे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर पे देनी है, ठीक है। तो बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर 300 रुपए लग रहे हैं, तो 180 पे करने के लिए गुना 18 करेंगे, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना खर्चा आएगा हमारे पास, गुना 18 कर दो यहाँ पे भी, आंसर आएगा जी 5400 रुपीज। हमारी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, 5400 रुपये। कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपका फिर से मेंसुरेशन का ही बन रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की आयत की बात हो रही थी, और बेसिक सा यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज हुआ है, और आपका आंसर कितना है, 5400 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि एक फार्मर है, वो 1890 टमाटो प्लांट्स लगाता है अपनी फील्ड पे, ठीक है। और हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं, 63, ठीक है। एक रो में 63 प्लांट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम देखें, या कह लो कि कितनी रोज हुई है टोटल, तो वो कितनी होंगी जी, 1890 टोटल प्लांट्स हैं, एक रो पे कितने 63, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 30। तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल 30 रोज हैं, और एक रो पे 63 प्लांट्स हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि अ सर्टेन टाइप ऑफ वॉर्म, एक कीड़ा लगा होगा उसमें, वो 18 प्लांट हर रो से, कि 18 पौधे हर रो के वो खराब कर देता है। और आपको बोला गया है कि हाउ मेनी प्लांट्स डिड द वॉर्म डिस्ट्रॉय इन द होल फील्ड। बताओ टोटल कितने पौधे खराब हुए हैं उस कीड़े के द्वारा, कि एक रो में 11 पौधे 18 पौधे खराब हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, अभी निकाली थी कि टोटल कितनी है 30, कि 1890 पौधे हैं टोटल, प्लांट्स हैं, एक पे 63 है, तो टोटल 30 रोज रही होंगी। तो 18 अगर खराब हो रहे हैं एक रो से, तो टोटल कितने खराब होंगे हमारे पास, 540। तो 540 जो प्लांट्स हैं वो खराब हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये भी समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कि आपको कहा गया है कि अ बॉय इज साइक्लिक
साइकिलिंग आएगा वैसे, साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशंस पर आवर। एक घंटे में 140 बार घूम रहा है जी। वो इस तरीके से साइकिल चला रहा है कि एक घंटे में 140 बार उसका टायर जो है, वो व्हील जो है वो घूम रहा है। फिर आपको बोला गया है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 60 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर विद विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस भी है और इसमें मेंसुरेशन भी है। पहली बात तो ये है कि आपने क्या निकालना है यहाँ से कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो हमारा साइकिल का टायर है, जब वो एक बार घूमेगा, अगर वो एक बार घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कहोगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके सरकमफ्रेंस जितना, उसके परिमेय जितना। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा एक बार घूमने पे वो कितना होगा, 2πr। 2π और r कितना होगा जी, डायामीटर अगर 60 है तो रेडियस कितना होगा, 30। ठीक है, तो एक बार अगर घूमेगा तो डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर कवर होने वाला है, लेकिन घूमा कितनी बार है, 140 बार घूमा है एक घंटे में। तो 140 बार जब घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर कर देगा। 140 बार जब घूमेगा तो इतना डिस्टेंस कवर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 22 इंटू 2 होता है 44, 44 इंटू 3 132, 132 इंटू 2 कितना होगा, 264। तो 26400 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ है जी। ठीक है, एक घंटे में। ठीक है, पर आवर इतना डिस्टेंस कवर हुआ पर आवर। लेकिन आपको बोला गया है कि बताइए उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी है। ठीक है, तो भाई स्पीड कैसे निकलती है जी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को किलोमीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जी, अब अगर मान लो मुझे इसको सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इतने सेंटीमीटर जो है वो 264 मीटर के बराबर होंगे, ये बराबर होंगे 264 मीटर के। अब देखो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, तो ये 264 मीटर जो है ये किसके बराबर होंगे, 0.264 किलोमीटर के। यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ है, 0.264। और कितने टाइम में हुआ है, 140 रेवोल्यूशन पर आवर हो रहे हैं, तो क्या आएगा ये, किलोमीटर पर आवर। तो यही रहेगी हमारे पास स्पीड, 0.264 किलोमीटर पर आवर, 0.264 पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शंस काफी ट्रिकी थी, तो देखते हैं कि कितनों का सही है। मुझे एक बार बताना कि क्वेश्चन नंबर 16 कितनों का सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो जी। आपको बोला गया है कि 0.023 लाइज बिटवीन, ये किसके बीच में है, 0.023 जो है किस किस के बीच में है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0.002 तो ये इससे कम है ना, और 0.003 भी इससे कम है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ 0.02 तो 0.02 0.023 से कम होता है, और 0.03 जो है वो इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसके बीच में तो है। बाकी 0.026 इससे बड़ा है तो नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखो जी। अब ये जो सवाल है ये आता है हमारे पास एजिस का, तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, पर पहले ऑप्शन से देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। पहली लाइन पढ़ो ध्यान से, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हमको, कि फादर की 6 गुना है उसके बेटे से, तो यहाँ पे 6 गुना है, बिल्कुल है ना। फादर 24 का, बच्चा 4 का, तो 6 गुना हो गया। फादर 30 का, बच्चा 5 का, ये भी 6 गुना है। यहाँ पे फादर 36 का, बच्चा 6 का, ये भी हमारे पास 6 गुना है, लेकिन यहाँ पे 8 गुना हो रहा है, तो ये तो नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट होगी। आगे क्या बोल दिया कि 4 साल के बाद फादर की ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 4 साल के बाद बेटा ये 8 साल का होगा या 28 का होगा, क्या अब ये 4 गुना रहा, 8 गुना 4 तो 32 होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 4 साल के बाद ये हो जाएगा 9 साल का, ये हो जाएगा 34 साल का, 4 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 साल के बाद ये होगा 10 साल का, और फादर हो जाएगा 40 साल का, 4 गुना हुआ, बिल्कुल हुआ, आंसर। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, चौथा हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया बात। ठीक है, बाकी करते कैसे वो भी कर लेंगे। कि आपको क्या बोला गया है कि फादर और सन एज 6 गुना है, तो 6x फादर की, 5x सन की। ठीक है, अब 4 साल बाद क्या होगा, फादर की एज हो जाएगी 6x + 4,
और सन की एज हो जाएगी x+4, और इन दोनों का जो रेशियो है 4 साल बाद का वो क्या होगा जी 4/1, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 6x+4 इज इक्वल टू 4x+16, तो ये इधर माइनस होगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या रहेगी 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6, तो x की वैल्यू बेटा 6 आई है, यहाँ पुट करेंगे ये 36 होगा, और ये कितना होगा हमारे पास 6 होगा, तो सन होगा 6 साल का और फादर होगा 36 ईयर्स का। ठीक है, x मान के करना है तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, नहीं तो बाई ऑप्शन तो बेस्ट होता है। एजिस का सवाल आए ऑप्शन पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, इजिली निकाल लोगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और ये भी देखो मैं आपको ऑप्शन से करवा दूंगा। ठीक है, तरीका भी करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे। क्या बोला उसने कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, 1 नंबर मिलेगा आपको अगर आप सही करोगे, और आधा नंबर माइनस हो जाएगा अगर गलत करोगे तो। अब आपने 120 सवाल करे हैं, नंबर आए हैं आपके 90, तो बताओ कितने सही करे। ठीक है, कितने सही करे आपसे पूछा गया है। अब देखो अगर आप 120 में से 120 सही कर दो तो फिर तो 120 नंबर आने चाहिए थे, तो ये तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो कि अगर आप 120 में से, अगर आप 120 में से 90 सही करते, 90 सही करते, तो नंबर आपके 90 से कम होने थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होएगी, तो आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, तो जहां तो 108 है या फिर 100 है, तो चलो एक पहले पुट करते हैं हम 108 का। अगर मान लीजिए आप 120 में से 108 सही करते हो, तो कितने गलत करोगे 12 गलत करोगे, तो अगर 12 सवाल गलत करोगे तो 0.5 के हिसाब से 6 नंबर आपके कटेंगे, आधा नंबर कट रहा है ना, तो 6 नंबर कटेंगे, तो 6 यहाँ माइनस कर दो, आपके नंबर कितने होने चाहिए थे 102, बट नंबर कितने हैं जी 90 है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर होगा ये। करके देखें कि अगर आप 100 सही करोगे तो 20 गलत करोगे, तो ये जो 20 गलत करोगे उसमें से आधा नंबर आपका कटेगा, तो 10 नंबर माइनस होंगे, 10 नंबर माइनस कर दो 90 आएंगे, 90 आ गए कि नहीं। तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, पहला तरीका तो ये है। दूसरा मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं एक सवाल सही गलत करता हूं, 1 क्वेश्चन अगर मैं गलत करता हूं, तो जो मेरे नंबर कटेंगे वो कितने कटेंगे 1.5, 1.5 मार्क्स। इसको समझना थोड़ा सा, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं आपको ये। अब आप कहोगे कि 1.5 नंबर थोड़ी कटेगा, 0.5 कटेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि 0.5 तो नेगेटिव मार्किंग है, जो 1 नंबर मिलना था वो भी नहीं मिलेगा ना। अगर ये एक सवाल सही किया होता तो 1 नंबर प्लस में होना था, तो वो 1 नंबर तो नहीं मिला, 1 नंबर पहले माइनस हो गया और 0.5 और माइनस हो गया गलत करने की वजह से, तो एक सवाल गलत करने पे 1.5 नंबर आपके कटते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूं कि 1 नंबर बताओ कब कटेगा, तो आप कहोगे कि 1 नंबर तब कटेगा जब आप इतने सवाल गलत करोगे, है ना, ये 1.5 नीचे आ जाएगा। लेकिन आपके नंबर कटे कितने हैं, आप कहोगे कि भाई 120 में से 90 नंबर आए हैं, तो 30 नंबर कटे हैं, तो 30 नंबर हमारे कब कटेंगे, जब इतने सवाल आप गलत करोगे। ठीक है, 30 नंबर कब कटेंगे, जब इतने सवाल गलत करोगे, तो ये डिवाइड बाय 10 ऊपर 0 लग जाएगा, 15 गुना 2 होगा जी 30, तो 20, तो 20 क्वेश्चंस आप क्या करोगे, 20 एमसीक्यूज आप क्या करोगे, गलत करोगे, रॉन्ग करोगे। तो 120 में से अगर 20 सवाल आपने गलत कर दिए, तो सही कितने करे होंगे 100 करे होंगे, 120 में से 20 गलत और 100 सही। ठीक है, तो ये तरीका भी अच्छा है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो मैं कहूंगा उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, बाय ऑप्शन करो, अपने आप देखना बाकी गलत होते जाएंगे और सही वाला आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक जो 15 मीटर्स हाई टावर है वो 24 मीटर का शेडो देता है, उसकी जो परछाई है वो 24 मीटर की है, मतलब 15 मीटर लंबा टावर है। ठीक है, 15 मीटर लंबा टावर है, उसकी जो परछाई है, मान लो ये परछाई है उसकी, कितनी है जी 24 मीटर की। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि एट द सेम टाइम, उसी समय के ऊपर, मान लो यहाँ कहीं सन है, ठीक है, यहाँ कहीं मान लीजिए सन है, हंस रहा है बेचारा, ठीक है, और वो क्या करता है एक टेलीफोन पोल के ऊपर भी सेम करता है। ठीक है, अपनी परछाई परछाई बनाता है, लेकिन वो 16 मीटर की होती है। ठीक है, तो आपको बोला गया इस टेलीफोन जो पोल है ना, इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, मान लो x मीटर है, आपसे पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो बेटा बेटा सवाल होता है ना, ये सवाल होता है ट्राइंगल्स का, या कह लो हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों की दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स बनेंगी, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है जी, इसके अलावा और देखो, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे, और जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे, तीनों एंगल सेम है,
तो ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं कि 15/x जो है ये किसके बराबर होगा, 24/16 के। तो यहां से अगर मुझे x का वैल्यू निकालना होगा तो वो कितना आएगा, x ऊपर और ये इधर आ जाएगा 15 × 24/16। तो 8 × 2 8 × 3, तो ये सॉरी मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया, 24 नीचे आएगा, 24 इधर आएगा ना, नीचे आ जाएगा और 16 ऊपर चला जाएगा। तो 5 × 3 और 8 और ये 2, आंसर आएगा हमारे पास 10 मीटर्स। तो यहाँ पे एक इसके बराबर होगा, 10 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात, सिमिलैरिटी हमने प्रूव करी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है हमारे पास, आपको बोला गया है कि इफ a इज इक्वल टू 5 + 2√6 एंड b इज इक्वल टू 1/a। 1/a का मतलब क्या है कि जो b है वो a का इनवर्स है। a का इनवर्स क्या है, b है। आपको बोला गया a² + b² कितना होगा। ठीक है, तो बच्चे a अगर हमारे पास 5 + 2√6 है तो b की वैल्यू क्या इतनी होगी, 5 - 2√6। इनवर्स पता है ना क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं प्रूव कर देता हूँ इसको कि a अगर 5 + 2√6 है तो b की वैल्यू क्या रहेगी, 1/5 + 2√6। यही होगी ना, यही चीज होगी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे अगर रैशनलाइजेशन करता हूं तो 5 + 5 - 2√6 होगा और यहाँ पे 5 - 2√6 हो जाएगा। ठीक है जी, यही चीज आएगी हमारे पास। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 5 - 2√6 इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, a² - b²। a² - b² बनेगा। तो a² कितना होगा, देखो a + b और a - b, तो a² - b²। तो ये क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 6 24। तो ये बनेगा 5 - 2√6 / 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्स, हमारे पास b की वैल्यू 5 - 2√6 हो जाएगी। क्लियर। तो यहां तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। अब आपको बोला गया है कि a² + b² बताओ कितना होगा। तो a² कितना होगा जी, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना बनेगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 2 × 5 × 2√6। ठीक है, a का स्क्वायर मैंने 25 सीधा लिख दिया, इसको बाद में सॉल्व करता हूं। ऐसे ही प्लस क्या करेंगे, b², तो a² + b² - 2ab, ये चीज आएगी कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2b² + ab, 2ab। ठीक है ना, तो अब ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, उसके बाद 25 और 25 कितना होगा, 50 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 का स्क्वायर 4 और 6, 4 × 6 क्या होगा, 24, और यहाँ भी 24, कितना हो गया, 48। तो आंसर आएगा हमारे पास 98। आंसर क्या हो जाएगा, 98। क्लियर। क्योंकि देखो अगर आपको ये चीज पता है कि 5 + 2√6 का इनवर्स क्या होगा, 5 - 2√6 होगा, अगर ये चीज आप नहीं भी करते हो तो फिर ये इजी रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेटिव है अभी भी इजी है। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं आपसे कि 9th क्लास का अलजेब्रा आपको आता होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट्स के ऊपर है, 7th क्लास में होते हैं वैसे तो ये एक्सपोनेंट्स का सवाल है ये। 256 की पावर क्या है, 0.16, और 16 की पावर क्या है हमारे पास, 0.18। तो आपको बोला गया कि ये किसके बराबर है। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं बनाऊंगा इनको 256 को भी और 16 को भी, या फिर 16 16 रख लो, कोई बात नहीं। ये 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर क्या है, 0.18। तो 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 0.32, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.18। तो बेटा देखो, जब भी बेस हमारे सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 0.32 + 0.18 क्या होगा, 0.5। तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, या फिर इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो। स्क्वायर रूट देखो 0.5, ठीक है, 1/2 और स्क्वायर रूट एक ही बात है पावर्स में। ठीक है, तो ये कितना आंसर आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हमारा सही उत्तर होगा। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, आपको क्या बोला गया। अब देखो ये है थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल,
9th क्लास में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्राइंगल्स की, तो उसमें ये चीज आती है कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, अमंग द फॉलोइंग द लेंथ ऑफ थर्ड साइड में लाई बिटवीन। तो तीसरी साइड होगी वो बताओ किस किस लेंथ के बिटवीन रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे हमारे पास, मान लो ये ट्राइंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स must be greater than third side, must be greater than third side। ठीक है, जो मैंने मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स करवाए होंगे तो वहां पे ये आपको प्रॉपर्टी जरूर बताई होगी। ठीक है, ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सम ऑफ एनी टू साइड्स क्या है, 7 + 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 16। मतलब जो हमारे पास तीसरी साइड होगी वो 16 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो 16 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो मतलब 18 वाले ऑप्शन खत्म, 18 वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि 7 और 9 जो है वो छोटी साइड्स हैं, तो थर्ड साइड जो है वो 16 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 वाला तो खत्म हो गया। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि जो हमारे पास 9 है, अगर ये बड़ी साइड हो, अगर मैं 9 को बड़ी साइड मान के चलूं, तो ये तीसरी साइड यहाँ पे होएगी वो 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 1 हमारे पास, क्योंकि 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 जो है वो 9 से छोटा हो जाएगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर होनी चाहिए, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा। तो 1 वाली भी एलिमिनेट कर दो, 1 वाली भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, ये 1 वाली एलिमिनेट, ये 1 वाली एलिमिनेट, तो बची क्या है, ये ए वाली। ठीक है, बचा गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका क्या होगा आंसर। मतलब तीसरी साइड 1 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 16 से कम। मतलब ये कह लो 2 से ज्यादा और 16 से कम। ठीक है जी, 2 से होनी चाहिए, जो थर्ड साइड होएगी वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए और 16 से कम होनी चाहिए। समझ गए बात को, ये आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 3 और 16 लिखा है तो ठीक है, ये भी हमारा सूटेबल है। अब देखो 2 और 18 नहीं हो सकता, 1 और 10 नहीं हो सकता, 1 नहीं होना चाहिए तो 1 वाली एलिमिनेट होगी, 18 नहीं होना चाहिए, 18 वाली भी एलिमिनेट होगी। तो बचा क्या, 3 और 16 बचा, तो ये सही है। अगर 2 और 16 लिखा होता तब भी मैं सही कहता है इसको, क्योंकि 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी पॉइंट्स में बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रेंसी की बात करी गई है। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि ट्राइंगल बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, मतलब तीनों साइड्स, अगर पहली साइड है उसके पैरेलल वाली साइड बराबर, दूसरी वाली साइड बराबर, तीसरी वाली साइड बराबर, और तीनों एंगल भी बराबर। कॉन्ग्रेंसी क्या होती है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल जब इक्वल हो जाएं तो उसे कहेंगे कि हम दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABC, ए बी सी है, और ट्राइंगल DBC, DBC है, तीनों ट्राइंगल्स हैं। आपको बोला गया बेस सेम है, मतलब एक साइड तो तीनों की क्या है, बराबर है। फिर बोल दिया कि AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। फिर बोल दिया AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB, चलो ये भी बोल दिया। आपको बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए कॉन्ग्रेंस रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ABC DBC, ABC DBC। ठीक है, ये तो मुझे लगता है नहीं है। ठीक है, दूसरा क्योंकि देखो ऐसे होगा ना, ABC में क्या होगा, AB BC और CA। ठीक है, दूसरा क्या होगा, DBC में क्या होगा, DB BC और DC, ये होगा। तो अगर मैं पहले वाले की ऑप्शन की बात करूं तो AB के साथ DB लगा के देखो, AB और DB, AB और यहाँ पे ये DC है, तो DC ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, AB के साथ मुझे क्या चाहिए, DC चाहिए, तो DC वाली ये रहेगी। ठीक है, तीसरा ये देखो AB के साथ क्या रहेगी, यहाँ पे ये देखो DC CB और DB। तो AB के साथ देखो DC रहेगा, CB के साथ की अगर हम बात करें तो CB के साथ BC के साथ देखो CB आ जाएगा, सेम ही तो है, ऊपर नीचे तो लिखा है। तो CA के साथ क्या आएगा, CA कहाँ है, हाँ CA के साथ क्या आएगा, DB आएगा। तो ये कॉन्ग्रेंसी है, थर्ड वाला हमारा आंसर होगा, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आप ये मत कहिएगा कि यार CBD जो है, CBD है, ये भी तो ट्रायंगल तो सेम ही है भाई, ट्रायंगल सेम है लेकिन साइड के साथ बराबर साइड, कि AB के साथ DC
सेम होनी चाहिए और डीबी के साथ हमारे पास एसी सेम होनी चाहिए और बीसी के साथ बीसी सेम होनी चाहिए। वो आपने देखना है ना मेनली, तो वो चीज़ आपने इस तरीके से आपने कंग्रेंसी उसकी बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बैठती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो जी, अ फार्मर बोट ए बफलो एट 44,000, 44,000 में बफलो परचेज करी और काउ परचेज करता है 18,000 में। ही सोल्ड द बफलो एट लॉस ऑफ 5% बट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द काउ, द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन। आपसे पूछा गया है कि ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसने क्या बोला है कि बफलो पे 5% का लॉस हुआ है, तो 44,000 का 5% उसको लॉस हो रहा है, 2200 का यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। और 10% का प्रॉफिट होता है काओ पे, 10% का काओ पे प्रॉफिट होता है, तो 1800 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। तो मतलब पहले से 2200 गवाए, दूसरे से 1800 कमाए, तो अभी भी 400 कम ही पड़ रहे हैं उसको, अभी भी 400 क्या हो रहा है उसको, लॉस हो रहा है, 400 रुपए उसको कम पड़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 400 का लॉस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 पेपर्स, 3 पेपर हैं 100 नंबर के। कह रहा है पहले से आते हैं जी 53 नंबर, दूसरे से आते हैं 75 नंबर, तो बताओ तीसरे में कितने नंबर आए। हाउ मेनी मार्क्स मस्ट कैंडिडेट ऑब्टेन्ड इन द थर्ड पेपर दैट ओवरऑल परसेंटेज इज 70%। ओवरऑल परसेंटेज 70% का मतलब क्या है कि हर पेपर में 70 नंबर आने चाहिए। तो टोटल कितने नंबर चाहिए होंगे 3 एग्जाम्स में, 210। अगर 70% वो चाह रहा है 100 नंबर के पेपर से, तो पहले से 70, दूसरे से 70, तीसरे से 70, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो 210 के बराबर होना चाहिए। बस एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 5 और 3 8, 7 5 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 210। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 210 माइनस 128, 82 नंबर, 82 नंबर आएगा जी इसका आंसर। तीसरे से उसको चाहिए होंगे 82 नंबर, 82 मार्क्स, और वो पास हो जाएगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपको क्या बोल दिया गया है यहाँ पे कि टू रिड्यूस अ रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मिनिमम फॉर्म, रैशनल नंबर को यानी कि एक फ्रैक्शन को उसकी मिनिमम फॉर्म में लेके आना है। देन वी डिवाइड इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं। मान लो न्यूमिनेटर है 60 और ये है 20, तो ये एक नॉर्मल हमारे पास रैशनल नंबर है, मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मिनिमम फॉर्म बनानी है, कैसे बनेगी, कैंसिल आउट करूंगा, है ना, 4/5। तो मुझे क्या, किस नंबर से मैंने डिवाइड किया है, आप कहोगे कि आपने तो 4 से डिवाइड किया है, तो बेसिकली ये 4 है क्या, 4 गुना 4 16, 4 गुना 5 20, 4 से डिवाइड किया ना, तो ये 4 है क्या, बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, और वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाए जब, तो वो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, HCF होता है। तो HCF क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी नंबर्स को रेशो बनाते हैं तो SCF डिवाइड होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, डायग्राम यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई रेक्टेंगल ABCD है, ये ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है। AE कितना है, 8, ए और ई कितना है यहाँ पे, 8 है। ठीक है, और क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि AD कितना, 5। ये AD की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आपको बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपसे पेरीमीटर पूछ लिया गया है। तो बेटा बात सिर्फ इतनी सी है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर एक साइड यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 13। अब ये भी क्या है हमारे पास, 13 ही है, तो यहाँ पे लगेगा एक ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 एंड 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। आपसे पूछा गया पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 × 12 + b, 12 5 17 और गुना 2 34, 34 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 34 हो जाएगा। समझ गए बात को जी, ये तो सिंपल ही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं करने वाला। ठीक है, आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट देखो। अब ये कोऑर्डिनेशन का सवाल है, क्वाड्रेंट्स का क्वेश्चन है जी, कोऑर्डिनेट का, कि P की वैल्यू है -1 और +1, Q की वैल्यू है 3 और -4, R की वैल्यू है 1 -1, S की वैल्यू -2 -3, T की वैल्यू है -4 +4।
आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। कह रहे इसको मैं ग्राफ पेपर पे बनाना चाहूंगा, तो आपको बोला गया देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आएंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या मुझे सभी पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो मैं कहूंगा नहीं, सारे पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाओ सिंपली। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यही है ना। आपको बोला गया है कि कौन कौन से पॉइंट या पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो भाई ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा यानी कि माइनस एक्स होगा, ये वाई होगा और ये वाई माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को बनाना है, ठीक है, तो x होगा पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव। मतलब पहला नंबर होगा पॉजिटिव और दूसरा नंबर क्या होगा, नेगेटिव। बस ये चीज आपने देखनी है कहाँ पे है। तो पहला पॉजिटिव नहीं है, p नहीं होगा। दूसरा पॉजिटिव है, q में क्या है, 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव में है। ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो q होगा, यहाँ पे q आएगा। r की बात करें, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हाँ जी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो r भी रहेगा। उसके बाद s की बात करें, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, तो जब पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं कहूंगा s कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। t की बात करें, -4 और +4, तो -4 और +4 ये t यहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे मैं पहला दूसरा भी बना दूं, तो पहला माइनस क्या है, यहाँ पे रहेगा p भी। ठीक है, तो टी और पी रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, एस रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में और हमारे पास क्यू और आर रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्यू और आर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को सूट करता है और यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। बस क्वाड्रेंट नॉर्मली बना लो। ठीक है, ये प्लस का होता है, इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग अ मास ड्रिल एक्सरसाइज 6 to 50 स्टूडेंट्स आर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स आर अरेंज्ड इन अ रो सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सो इन डूइंग दिस, सो इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट दैट द चिल्ड्रन 9 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्क्वायर इज। अब सवाल क्या है कि भाई 6250 बच्चे हैं, कुछ नहीं है, वर्ग का सवाल है ये। कह रहा है कि हमने क्या किया, जितने हमने रोज बनाई उतने हमने कॉलम्स बनाए, उतने नंबर ऑफ रोज हैं जितने स्टूडेंट होंगे एक रो में, और 9 बच्चे बच गए, 9 एक्स्ट्रा हैं। तो आपको बोला गया है कि बताइए, आपसे ये पूछा गया है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रहेंगी, कितनी नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे रहेंगी। मुझे लगता है कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 6 to 50 स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि 80 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 6400 होता है। तो आंसर 80 से क्या होगा, कम होगा। आंसर क्या होगा, 80 से कम होगा। वैसे 70 से ज़्यादा होगा, 4900 से ज़्यादा होगा। आंसर तो वैसे हमारा निकल चुका है, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स अगर कम कर देता हूँ, लेफ्ट आउट कर देता हूँ, तो -9 कर दो, तो 6241 ये बच्चे रहेंगे। तो हमने क्या करना है, 6241 का स्क्वायर रूट निकालना है। 6241 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे निकलता है ना। तो देखो जी 7 से कटेगा, क्योंकि 8 से तो 64 हो जाएगा, तो 7 से कटेगा 49, और 7 वाला ऑप्शन ये रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी। मैं क्यों करूँ आगे, अगर वैसे ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो मन की शांति के लिए कर सकते हो। ये 14 आएगा, उसके बाद 9 से करोगे तो ये हमारे पास 1341 हो जाएगा, कैंसिल पूरा। तो आंसर आएगा हमारे पास 79। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, बाकी करने की जरूरत नहीं थी। अब खुद देखो कि यार इतने ये देखना है किसका स्क्वायर है। 80 का तो हो नहीं सकता, 6400 होता है। 70 से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि 70 का स्क्वायर 4900 होता है। तो 70 और 80 के बीच में 79 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बात को जी। तो इस तरीके से हमारे टोटल कितने सवाल थे यहाँ पे, 30 क्वेश्चंस। अगर किसी भी सवाल में कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कुछ भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये चीज़ आपने गलत करी है, या हमें समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट वाला आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मैंने सबके क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं कि कौन सा नंबर किस क्वाड्रेंट पे है, और टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये जो फाइल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, विद सोल्यूशन आपको मिलेगी। आप अपने आंसर चेक कर लेना, आंसर की के साथ एक बार मैच कर लेना। लेवल की अगर हम बात करें तो ईजी टू मॉडरेट कहूँगा। 4-5 सवाल थे जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। रेस्ट अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन तो ईजी थे। ठीक है ना, तो 5 सवाल थोड़े से मुश्किल थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैं वही कह रहा हूँ, फिर से 10% अप हुआ है, और इतना का तो इन्फ्लेट करना
चाहिए भी। सेम लेवल तो नहीं रहेगा हर साल, थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ होता ही है, तो हमें उसी के लिए ही प्रिपेयर करना है। अगर आप नए बच्चे हो तो मैं फिर बता दूँ कि हम टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हम आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल में डील करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करिए अगर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हम काफ़ी फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।